how are you? Today myself Neha and we are going to start our next topic from science, and the chapter is chapter 9 and the living organism and their surroundings. Okay, in this chapter we are going to know about living and non-living things and different type of animals. अलग अलग जानवरों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि कौन लिविंग की कैटेगरी में आता है और कौन नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। उनके मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं और जो उनके आसपास चीजें आती हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम लोग बात करें, हर एक एरिया में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, अलग अलग जानवर पाए जाते हैं, प्लांट्स भी अलग ही मिलते हैं। वो डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। अगर मैं सबसे पहले एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैं हिली एरिया या माउंटेन्स की बात करूँ तो वहाँ पे आपको अलग टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। जैसे आपको टीक का प्लांट, ठीक है ना, ऑक या फिर देवदार के प्लांट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, लंबे लंबे प्लांट्स, लेकिन वो प्लांट्स हम लोगों को अपने यहाँ पे नहीं मिलते। इसी तरीके से वहाँ पे जो कुछ एनिमल्स होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ माउंटेन गॉड, ठीक है ना, याक, तो वो सब मिलते हैं आपको हिल एरिया पर, माउंटेन्स पर, जहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है। लेकिन वो आपके माउंटेन गॉड या याक वगैरह हम लोग अपने एरिया में हम लोगों ने उसको कभी नहीं देखा है। इसीलिए वो डिपेंड करता है एरिया और क्लाइमेटिक कंडीशन पर कि वहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल लूँ डेजर्ट जो राजस्थान में है, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत हॉट एंड ड्राई है, ठीक है ना, वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे एनिमल्स भी अलग अलग मिलते हैं और वहाँ पे प्लांट बहुत कम मिलते हैं। जैसे कैक्टस का प्लांट आपने सुना होगा कि कैक्टस का प्लांट राजस्थान में मिलता है, ठीक है ना। इसी तरीके से वहाँ पे कंगारू रेट वगैरह ऐसे एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं जो कि उस एटमोस्फेयर में, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में इजिली सर्वाइव कर लेते हैं। तो अब अगर बात करते हैं, ये तो हुआ क्लाइमेटिक कंडीशंस के डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्लांट और एनिमल्स कहाँ सर्वाइव करते हैं। अब देखते हैं कि हम अपने आसपास एरिया में जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो अलग अलग प्लांट हम लोगों को मिलते हैं गार्डन्स वगैरह में। इसी तरीके से हम लोगों को जो लाइक डॉग मिलेगा, आपको कैट मिलेगा। आपके घर में भी आपको अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं। जैसे मैं लिजर्ड की बात करूं, रेट, ठीक है ना, इसी तरीके से अंट्स वगैरह है, इसी स्क्विरल वगैरह है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को अपने सराउंडिंग एरिया में हम उनको देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं और वो हमारे साथ साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं। वे भी एनिमल्स अपनी ही लाइफ को ऐसे ही सर्वाइव कर रहे हैं जैसे कि हम लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो नाउ लेट मी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर मैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग मीन्स वो एनिमल्स जो ग्रोथ कर सकते हैं, जिनको खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो खाना खाएंगे तभी वो ग्रोथ करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। नेक्स्ट, उनको एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो ये तो हुआ आपका लिविंग। नॉन लिविंग में दे डोंट नीड फूड, उनको खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, उनको सांस लेने के लिए हवा की भी जरूरत नहीं पड़ती है और वो मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं, ग्रोथ भी नहीं करते हैं। देखो, लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि जब अपने ही जैसा कोई यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। जैसे इसी तरीके से काऊ का जो काफ होता है, इसी तरीके से बफेलो, इसी तरीके से हॉर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो एनिमल्स है वो अपने ही जैसे दूसरे एनिमल को प्रोड्यूस करना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी नहीं करते, अपने जैसा दूसरा यंग वन प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि आपके घर में एक टेबल है, तो वो टेबल एक ही रहने वाली है, वो ना तो साइज में बढ़ेगी, ना वो घटेगी, ना वो अपने जैसा किसी टेबल आपको कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते हैं, ग्रोथ नहीं कर सकते हैं और वो उनको हवा की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। और लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड करते हैं। रेस्पॉन्ड इन द सेंस कि अगर मेरे को गर्मी लगती है तो मैं स्वेटर को रिमूव कर देती हूँ, अगर मेरे को ठंड लगती है तो सर्दियों में हम लोग मोटे कपड़े पहन लेते हैं। इट मीन्स मैं एटमोस्फेयर के साथ रेस्पॉन्ड कर रही हूँ, मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ, ठीक है ना। मेरे को हंसी आएगी तो मैं हंसूंगी, ठीक है ना। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जिसको कि लिविंग थिंग्स उनको क्या करते हैं, रिएक्ट
होते भी हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस तरीके से आपके घर में बेंच, टेबल, चेयर वो गिर जाए, वो कभी ये तो नहीं कहेगी ना कि मेरे को चोट लगी है, वो रोएगी नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, वो रेस्पॉन्ड नहीं करती है, ठीक है ना। एटमोस्फेयर के साथ भी इसी तरीके से गर्मी सर्दी का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं। हम लोग यूरिन और सॉलिड वेस्ट में वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं तो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करना ही करना है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट नहीं करती हैं। अब नाउ वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं कि जो चीजें मैंने आपको बताई, जैसे फूड है, आपका एयर है, वो ग्रोथ करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, वो मूव करता है, एक्सक्रीट करता है, इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका फूड। फूड एक नीड, फूड इज आवर नीड। अगर हमें इजीली किसी भी जगह पे, घर पे, बाहर में, किसी भी जगह पे अगर आपको सर्वाइव करना है, यू हैव टू फॉलो अ डाइट, अ बैलेंस डाइट, और whatever you want to eat, जो भी आप खाते हैं जिससे कि आपको एनर्जी मिले, वो आपको खाना है। सुबह मॉर्निंग में आप उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, देन थोड़ा टाइम बाद थोड़ी एक्टिविटी की, पढ़े लिखे खेले, जो भी किया आपने, इट्स अप टू यू। देन उसके बाद आता है आपका लंच टाइम। लंच टाइम में आपने खाना खाया, फिर उसके बाद आता है डिनर टाइम। तो ये एक ब्रेक में आपको कुछ ना कुछ खाने चाहिए होता है, क्योंकि Our body behave like a machine और function like a machine। हमारी जो बॉडी होती है वो एक मशीन की तरह फंक्शन करती है। जिस तरीके से एक मशीन में, एक व्हीकल में फ्यूल की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, ऐसे ही हमारी बॉडी को फूड की जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। और अगर आप खाना नहीं खाओगे, अगर आपने व्हीकल में फ्यूल नहीं डाला, तो वो क्या होगा, वो बंद पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर दूसरे भी ऑर्गेनिज्म इसी तरीके से वो खाना खाते हैं, मींस जो लिविंग कैटेगरी में आते हैं उनको भी खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खाने से ही एनर्जी रिलीज होती है और आप लोग फंक्शनेबल होते हैं, आप काम करने के लिए एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ फूड। और फूड जो लिविंग के अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे आपका क्या, काउ, बफेलो और ह्यूमंस और बर्ड्स, ठीक है ना, ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स वो जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक मींस जो पानी में, ठीक है ना। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फूड, कि फूड किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से वो एज अ फ्यूल वर्क करता है और एनर्जी को रिलीज करता है। नाउ द सेकंड इज आता है आपका ग्रोथ। अब खाना खा रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, हम लोग एक्टिविटी भी कर रहे हैं और हमारा साइज भी बढ़ रहा है, इट मीन्स हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हम पहले से ही इतने थे, नहीं ना, पहले हम छोटे बेबी थे, उसके बाद हमने बड़ा होना शुरू किया, धीरे धीरे हमारी नीड्स बढ़ती गई, हमारा शरीर जैसे बड़ा होता जा रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। ऐसे हमारी खाने की जो डोजेस है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो नीड है उसी को फुलफिल करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि हमारी So here are some characteristic features of living things। जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिफरेंशिएट कर चुके हैं कि एग्जैक्ट में लिविंग थिंग्स कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को फॉलो करते हैं और नॉन लिविंग कौन कौन से को करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग फूड कर चुके हैं, ग्रोथ कर चुके हैं, एंड नेक्स्ट इज मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स अगर मैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, अगर दोनों के बारे में अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो लिविंग थिंग्स कैन मूव। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या अदर ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं, जो शेल्टर और फूड की सर्च में इधर से उधर मूव कर सकते हैं, लाइक आई कैन वॉक, आई कैन रन, ठीक है ना, लाइक वी कैन वॉक, वी कैन रन। तो हम लोग अगर हम लोगों को भूख लगती है तो हम लोग किचन में भी जाते हैं खाना खाने के लिए, हम लोग स्कूल में भी आते हैं, स्कूल से फिर घर जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारी नीड्स पर कि हमारी नीड्स क्या है। जिस तरीके से हमारी नीड्स होती है उसी तरीके से हम लोग अपने आप को इधर से उधर मूव कर सकते हैं।
लेकिन जैसे लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट्स भी आते हैं, प्लांट्स ग्रोथ भी करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं एंड रिप्रोडक्शन भी करते हैं। लेकिन प्लांट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, हम उनको नॉन लिविंग की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक प्लेस पर फिक्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स की हेल्प से वो सॉइल के मॉलिक्यूल्स में वाइंड अप रहता है, तो इस तरीके से वो एक जगह फिक्स रहता है। तो वो खाने की सर्च में हम लोगों की तरह इधर उधर नहीं जा सकते। बट कुछ पार्ट्स हैं प्लांट के जो मूव कर सकते हैं, लाइक उनकी लीव्स, उनके फ्लावर्स, ठीक है, उनके स्टेम्स मूव कर सकती हैं वो, ठीक है ना, उनमें मूवमेंट मिलता है। तो मूवमेंट में इस तरीके से हम लोग, और भी एग्जांपल्स हैं, अगर मैं बात करूं कि फ्रॉग या बर्ड्स या और भी जितने एनिमल्स हैं वो सब मूवमेंट कर सकते हैं। अगर मैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूं तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। अगर हम लोग उसको किसी पोजीशन में फिक्स कर देते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। लाइक मान लो मेरे पास एक चौक है और मैं इसको एक प्लेस पर रख देती हूँ, तो कल तक अगर आप इसको डिस्टर्बेंस अगर कोई दूसरा आके नहीं करता है तो कल भी मुझे वो सेम प्लेस पर फिक्स मिलेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है और इट कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकता है अपना इधर से उधर। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ये होता है कि हम लोग किसी टेम्परेचर या किसी रिएक्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्शन का कैसे रिएक्शन होता है। लाइक अगर एकदम से मेरे सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है, लाइक मान लो मेरे हाथ में कुछ गर्म चीज आ जाती है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी, हाथ में जब तक है एकदम से जब गर्म लगता है तो मैं अपने हाथ को पीछे लेके आ जाती हूँ, ठीक है। तो ये जो हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं उस हीट और टेम्परेचर के अगेंस्ट जो हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं वो आपके स्टिमुलाई के अंदर आता है। नॉन लिविंग थिंग्स ये स्टिमुलाई को फॉलो करता है, रेस्पॉन्स भी करता है। सेम ऐसे अगर आप बेयर लेग्स, अगर आप नंगे पैर कहीं जा रहे हो और आपके पैर में कुछ चुभ जाता है तो आप एकदम से पैर को ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो पेनिंग कंडीशन, स्टिमुलाई पेनिंग है और आप उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं। आप लोग दिखा रहे हैं कि हाँ, मतलब लाइक हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करती है। सेम ऐसे ही बर्ड्स भी करते हैं, हम लोग बर्ड्स को अगर कैच करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे अगेंस्ट दौड़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपने देखा भी होगा, वो रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनको फील होता है। अगर वो फील करें कि उनको डेंजर फील होता है तो वो उस पोजीशन से मूव बैक कर जाते हैं, हट जाते हैं पीछे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं टेम्परेचर और हीट, और इस तरीके से हर एक चीजें जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करते हैं। अगर मैं प्लांट्स का एग्जांपल लूं, जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर सनलाइट के साथ साथ वो रोटेट करता है, घूमता रहता है, जिधर से भी सनलाइट आती है वो उसी तरीके से उस साइड ही घूमता है, ठीक है ना। तो ये जो प्लांट्स है जो इस तरीके से लाइट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब फोटोट्रॉपिक उनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक प्लांट है जैसे आपका छुई मुई जिसको बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ छुई मुई। जैसे छुई मुई का प्लांट कुछ बच्चों ने देखा होगा, उसकी लीव्स को अगर आप टच करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है, ठीक है ना, और सिकुड़ के वो फिर थोड़ा टाइम लगता है दोबारा से उसको अपनी शेप में आने में। तो इसका मतलब प्लांट्स भी एटमॉस्फेयर और दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो प्लांट, अब अगर मैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूं तो नॉन लिविंग थिंग्स में टेम्परेचर का, हीट, कोल्ड या किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए वो स्टिमुलाई के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, देन ऐसे स्टिमुलाई का एक और मैं आई एम गिविंग इन फ्रंट ऑफ यू अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टिमुलाई। जैसे अगर आप एक प्लांट को ग्रो कराते हैं और वो एक डार्क रूम में है, एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, तो अगर आप जिस डायरेक्शन से सनलाइट पड़ेगा उसी डायरेक्शन में प्लांट की जो ब्रांचेस है वो मूव करना शुरू कर देती है, इट मींस ग्रोथ करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब प्लांट स्टिमुलाई के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन उनका जो रिएक्ट होता है वो बहुत स्लो होता है, वो बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आपका सनफ्लावर और मिमोसा पुडिका ऐसा है जिसमें कि रिएक्ट दिखता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं वो करते तो हैं, लेकिन उनका जो होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, इसलिए वो हमें फील नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन में मैंने आपको बताया था कि रेस्पायरेशन ये एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे ब्रीदिंग मैंने आपको इनहेल, एक्सहेल
एक बार जब आप सांस लेते हैं वो इनहेलेशन, और जब आप सांस छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, वो एक्सहेलेशन होता है, और ये एक ब्रीदिंग साइकिल को कंप्लीट करता है। अब रेस्पिरेशन, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स वगैरह सबके सब और अदर ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, वो रेस्पायर करते हैं, प्रॉपर रेस्पायर करते हैं और O2 को लेना और CO2 को रिलीज करते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स इसका अपोजिट करते हैं, वो CO2 को लेते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्लांट्स को एनवायरमेंट क्लीनर भी बोला जाता है। तो रेस्पिरेशन, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो मेन पार्ट्स रेस्पिरेशन में सबसे पहले तो क्या होता है आपका नोज होता है। नोज, जैसे ये जो पोर्स आप लोगों को दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, ठीक है। नाउ द सेकंड इज ट्रैकिया, नेक्स्ट आता है आपका लंग्स एंड देन एल्वियोली। ये मेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं जो कि रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। और अगर मैं आपको इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताऊं आपको, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करना बहुत इजी है, और आपको ये मुझे आप प्लांट्स में इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम और इनको ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। नॉर्मली आप इधर से शुरू हो जाते हैं, ये इस तरीके से, और ये लंग्स आपका एयर में होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, और लंग्स के जस्ट नीचे होता है डायफ्राम, ये डायफ्राम, ठीक है। और ये आपकी इसके बीच में होती है रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको बोलते हैं कार्टिलेज, इनको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। और ये हो गया पार्ट्स के डिवाइड, ठीक है। ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो गए एल्वियोली में। ये जो आपको एक ग्रेव सेल स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये होती है एल्वियोली। ये एल्वियोली ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जैसे हमने इनहेल किया, सांस लिया, तो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन जाती है आपकी एल्वियोली के अंदर, मतलब इसके थ्रू ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आए और ऐसे इसके थ्रू, और ये गए आपके एल्वियोली के अंदर, ओके। और ये है आपका इधर ट्रैकिया, ठीक है। और ये है आपके लंग्स, और ये है आपका डायफ्राम। और डायफ्राम कैसे मूवमेंट करता है, जैसे हम लोग इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेंगे तो चेस्ट बाहर आएगी, ठीक है ना। और जब चेस्ट बाहर आती है तो ये डायफ्राम नीचे जाएगा, और जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो डायफ्राम चला जाता है ऊपर, ठीक है। ये डिपेंड करता है, इसकी मूवमेंट डिपेंड करती है हमारे इनहेल और एक्सहेल के ऊपर। तो हम लोग कम टू द पॉइंट, अब आप बात करते हैं रेस्पिरेशन। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पिरेट करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट्स भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन उनमें तरीका अलग होता है। वो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटा बहुत टीनी पोर्स होते हैं जो लीव्स की दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। ये आपकी लीव, और इसके दोनों साइड होते हैं छोटे छोटे टीनी पोर्स, और ये टीनी पोर की स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। ये होता है स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। गैस एक्सचेंज मींस प्लांट कौन सी गैस लेता है, प्लांट CO2 लेता है आउटर एटमॉस्फेयर से और O2 को रिलीज करता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन नहीं करती है, वो कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं करती है। और अलग अलग इसमें आपके दिए हुए हैं एनिमल्स। फिश गिल्स के थ्रू वाटर में रेस्पिरेशन करती है, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है। हमारे पास जितने भी लैंड पर रहने वाले होते हैं ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ऑर्गेनिज्म के पास लंग्स होते हैं, तो वो लंग्स या फिर कुछ जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स में होते हैं टिनी होल्स, ठीक है ना। जो वो होल्स होते हैं, उन होल्स के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। जैसे आपने फिशेस वगैरह में देखा होगा, फिश की आई के साइड में एक छोटा सा होल होता है, तो वो उनकी हेल्प से भी ब्रीदिंग करते हैं। और फिश का आपको पता ही है कि वो गिल्स की हेल्प से रहती है, इसलिए वो वाटर में
वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O मीन्स ऑक्सीजन के उसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए गिल्स की हेल्प से फिशेज इजीली वाटर में रेस्पायर कर सकती है, लेकिन वो बाहर अगर उनको निकाले तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि गिल्स वहां पे उनको सपोर्ट नहीं करता है। इसी तरीके से जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म की स्किन जो होती है वो मॉइस्चराइज्ड होती है, और वही मॉइस्चराइज्ड जो स्किन होती है वो उसी के थ्रू रेस्पायर करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से थ्रो आउट करना, ठीक है ना। मान लो हम लोग खाना तो खा रहे हैं, तो कॉमन सी बात है कि खाना खा रहे हैं तो वेस्ट मटेरियल तो एक्सक्रीट आउट होना ही होना है, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सबके सब वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब हम लोगों का अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है, और वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ही वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ एनिमल्स हैं लाइक, और प्लांट्स भी है, प्लांट्स भी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। हमारा वेस्ट मटेरियल क्या है? वेस्ट मटेरियल सबसे पहले तो हमारा जैसे लाइक यूरिन, यूरिन इज अ वेस्ट मटेरियल। स्वेट, पसीना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है। और जब CO2, O2 लेना और CO2 जो हम रिलीज करते हैं वो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है। तो और हमारा जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल है वो भी हमारा वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना। तो इसलिए हम मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, इसी तरीके से प्लांट्स का भी वेस्ट मटेरियल होता है। प्लांट्स किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं? जैसे प्लांट्स में क्या क्या होते हैं? प्लांट्स में जैसे हम लोगों में अलग अलग होता है, तो प्लांट्स में भी एक तो होता है कि वो गम्स, रेजिन, टेनिन्स, ओके, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस करते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। गम्स, टेनिन्स और रेजिन्स ये जो है, जैसे आपने कुछ प्लांट्स के स्टेम्स के ऊपर देखा होगा जो जिसको हम गोंद बोलते हैं, गोंद, वो भी प्लांट का एक्सक्रीटरी मटेरियल ही है, वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करता है। इसी तरीके से मैंने एक टर्म ये यूज किया आपकी, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन जब प्लांट्स वाटर की फॉर्म में लीव्स की हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से वाटर को रिलीज आउट करती है, लॉस करती है वाटर को, तो उसको बोलते हैं आप ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को एक्सक्रीट आउट करते हैं, और इसी तरीके से स्टोमेटा की हेल्प से ही CO2 को लेना और O2 को भी रिलीज करते हैं। सेम इसी का ही अपोजिट अगर मैं देखूं तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होते हैं, वो एक्सक्रीट नहीं करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स होता है टू गिव अ बर्थ और अ यंग वन बेबी, और किसी अपने ही जैसे किसी यंग वन को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। हम ह्यूमन बींग्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता है। और इसी तरीके से और भी जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक सबसे पहले जैसे हेन्स वगैरह, हेन एग ले करती है, ठीक है ना, उसमें से उनका बेबी प्रोड्यूस होता है, चिकन वगैरह प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से और भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने अपने तरीके से, कोई एग ले करता है, कोई बेबी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब एग्जांपल के साथ करना है कि हुज एनिमल गिव बेबी बर्थ, बेबी को बर्थ करता है, और कौन कौन एग को ले करता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में होता है कि प्लांट्स सीड जर्मिनेशन के थ्रू ग्रो करते हैं। सीड जर्मिनेशन, जैसे अगर मैं एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करूं तो एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लोग सीड को शोइंग कर देते हैं, ठीक है ना, सीड को बखेर देते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, और आफ्टर सम टाइम जब सीड को उनका रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं तो वो उसी तरीके से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो सबसे बेस्ट अगर मैं एग्जांपल लूं आपको सीड का, तो इस तरीके से ये हमारे पास सीड है, और मैंने सीड जर्मिनेशन प्रोसेस में आपको दिखा रही हूँ। तो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, ये आपका सीड, ये है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो इनके जो मेन नीड्स है या कंपोनेंट्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन के कंपोनेंट्स होते हैं मॉइस्चर, एयर, ह्यूमिडिटी
ऐसे ही प्लांट्स में अलग अलग तरीके से भी ग्रो लाइक रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे अगर मैं पोटैटो की लूं, पोटैटो एक ट्यूब उसमें से ग्रो करना शुरू कर देती है। ये चीजें आपने घर में भी देखी होगी कि आलू जब बहुत दिनों तक घर में रहता है तो उसमें से व्हाइट कलर के नोट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और उसमें से अगर आप कुछ टाइम तक उसको यूज ना करो काटने में, सब्जी बनाने में, तो उसमें से छोटी स्टेम्स निकलनी शुरू कर देती है और उसमें से प्लांट बन जाता है। ओके, इसी तरीके से कुछ प्लांट में कटिंग या लेयरिंग के थ्रू भी होता है। जैसे अगर मैं रोज का प्लांट लूं तो रोज कैसे करते हैं आप, रोज की स्टेम कट की, ठीक है ना, और उसको सोइल में कनेक्ट कर दिया और वो उसी तरीके से ग्रो कर जाता है। तो कुछ प्लांट्स में सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, कुछ में स्टेम्स के थ्रू होता है, कुछ में रूट्स के। So here is living things have a definite lifespan. तो लाइफ स्पेन करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर कि लाइफ स्पेन होता है क्या है। तो लाइफ स्पेन मीन्स कि जब हम एक न्यूबॉर्न बेबी ग्रो करता है तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर वो यंग स्टेज में फिर अडल्ट होता है, एंड देन पूरा लाइफ स्पेन करने के बाद ओल्ड होता है, एंड देन वो ही और शी विल डाई, ठीक है ना। ये होता है कि अपना पूरा लाइफ को उसने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्रॉस किया, एंड देन लास्ट में कितने साल तक उसने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की, ये होता है आपका लाइफ स्पेन। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड होता है लाइफ स्पेन का। जैसे अगर मैं एक नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन टाइमिंग देखूं तो वो 60 से 70 ईयर्स होता है। इसी तरीके से कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा सालों तक लाइफ स्पेन, ज्यादा टाइम तक वो लिविंग रहते हैं, अपना लाइफ सर्वाइव करते रहते हैं। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका, जैसे रेनी सीजन में कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनका लाइफ स्पेन कुछ आवर्स ही होता है, किसी का कुछ मंथ ही होता है, मस्कीटो का भी कुछ ही मंथ होता है, इसी तरीके से फ्लाइज का भी, ठीक है ना। तो अलग अलग सबका लाइफ स्पेन होता है। इसी तरीके से जहां कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन इतना कम होता है, उसी तरीके से जो टर्टल्स होता है उसका लाइफ स्पेन होता है 100 ईयर्स। तो इट इज द वन ऑफ द लिविंग थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये भी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ही आता है, और ये भी कैरेक्टर शो करता है कि ये जो लाइफ स्पेन है, ये जो एनिमल लाइफ स्पेन कर रहा है वो इसके अंदर आता है, लिविंग थिंग्स के अंदर, क्योंकि लिविंग थिंग्स है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्रोथ अगर हो रही है तो इसका मतलब वो लिविंग थिंग का कैरेक्टर्स है। इसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग तो लाइफ स्पेन होता ही नहीं है। अब लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स तो बर्थ करते हैं, देन पूरा स्टेप बाय स्टेप अपना लाइफ जिया और फिर उसके बाद वो डेड। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स का अब बहुत, क्योंकि ये ना तो ग्रोथ करता है, सेम पोजीशन में रहता है, तो इसका लाइफ स्पेन बोला नहीं जा सकता है कि इसका लाइफ स्पेन, क्योंकि ये लाइक नॉन लिविंग के अंदर आता है तो ये कितने भी सालों तक भी चल सकता है, खराब नहीं होएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है आपका द केस ऑफ अ सीड। अब कुछ जो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने डाला है, जैसे प्लांट्स को भी लिविंग थिंग्स के अंदर ही डाला है, लेकिन प्लांट के कुछ जो पार्ट्स है वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन है वो लिविंग। जैसे इसी तरीके से अगर मैं वीट के सीड का एग्जांपल लूं तो वीट का सीड अगर हम लोग रख देते हैं ना तो वो मूव करता है, ठीक है ना वो ग्रोथ करता है, जब तक कि उसको वो रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल जाती जो मैंने आपको बताया था, मॉइस्चर वगैरह, हीट वगैरह, वाटर वगैरह, ठीक है ना, ये चीज नहीं मिल जाती तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। तो अब इस एग्जांपल को प्रूव करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे गनी बैग में बहुत सारे सीड्स, वीट के सीड्स रखे हुए हैं, तो इसमें ये देखा गया है कि जो सीड्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं। जैसे जैसे ही हम अंदर तक गनी बैग के अंदर हाथ डालते हैं तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा हीट फील होता है। तो हीट फील इन द सेंस कि सीड हीट रिलीज कर रहे हैं, भले ही थोड़ी अमाउंट में कर रहे हैं, तो इसका मतलब हीट वहां पे रिलीज क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो इसका मतलब जो प्लांट की जो सीड है वो रेस्पायरेशन कर रहे हैं, और रेस्पायरेशन करने से ही वहां पे हीट रिलीज हो रही है। इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि सीड है, रेस्पायर कर रहा है, तो इसका मतलब वो लिविंग थिंग्स के अंदर ही आएगा, भले ही वो मूव नहीं कर रहा है, भले ही वो ग्रोथ ना कर रहा हो। तो ये हुआ आपका चैप्टर। तो इसमें आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिफरेंशिएट करना है, इनको याद कर लेना है प्रॉपर्ली, और जितनी भी चैप्टर रिलेटेड एक्सरसाइज है पूरे सारे टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे, प्लांट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सीड जर्मिनेशन भी शो करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें
कवर हो जाएंगी। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये इजी है, इस तरीके से अगर आप पढ़ के करोगे तो आपको ये इजीली हो जाएगा और आप ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स